हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वह हमसे कहीं ज़्यादा सख्त वार्ताकार हैं और हमसे कहीं बेहतर वार्ताकार हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें किसी साहित्यकार या किसी लेखक या कवि के द्वारा नहीं कही गई हैं, बल्कि ये बातें कही गई हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में। निश्चित तौर पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है ये बेहतर स्थिति में ही है। इसे हम निगेटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच में जो बेहतर संबंध है इसे और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसी बात को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में हाल ही में वार्ताएं तब हुई हैं जब भारत के प्रधानमंत्री ने बीते 12-13 फरवरी के दौरान अमेरिका का दौरा किया। दोस्तों, आज की इस विशेष चर्चा में हम लोग इसी बिंदु पर बातचीत करने वाले हैं कि आखिर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष रहे दोनों देशों के बीच इस वार्ता को लेकर के, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको होनी चाहिए, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मीगा की बात कही जा रही है, ये क्या कुछ कहता है। आज की इस चर्चा में हम लोग इसी बिंदु को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सामने पैनल पर मैंने इन दोनों ही महानुभावों की जो वार्ताएं हुई हैं, जो बातचीत हुई है, इसको तस्वीर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कोटेशन है ये आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए। कभी यदि आप मुख्य परीक्षा वगैरह में अपीयर होंगे या फिर कहीं भी आपको भारत और अमेरिका के बीच के संबंध के बारे में कुछ बताना हो, जानकारी देनी हो, तो आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बातें कही हैं और निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में बेहतर संपर्क और सकारात्मक संपर्क देखने की स्थिति बन रही है, इस मद्देनजर ये कोटेशन और क्या कुछ बयां कर सकती है, ये आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वह बहरहाल जो वर्तमान में इस संबंध को हमें समझने की जरूरत है, उसके लिए 2-3 महत्वपूर्ण एंगल्स पर हम लोग बातचीत करेंगे। जहां एक तरफ आर्थिक स्तर पर जो बातचीत की गई है उसको समझेंगे, वहीं दूसरी तरफ रक्षा और सुरक्षा के स्तर पर जो बातें कही गई हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और तीसरे स्तर पर जो रणनीतिक सहयोग के संदर्भ में दोनों देशों के बीच में वार्ताएं हुई हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने GS की तैयारी करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो रही है 19 फरवरी से। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 2-3 महत्वपूर्ण अलग अलग बैचेज हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, उसके आधार पर इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में महाकुंभ पर्व के खास मौके पर खास कुछ डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। इसके लिए आप यदि दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जो सबसे मिनिमम फी में कोर्स अवेलेबल है वो है 8,999 रुपये। इस कोर्स के अंतर्गत आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलती हैं और साथ ही आपको क्लास नोट्स की सुविधा मिलती है। इसके अलावा भी 2 अन्य महत्वपूर्ण बैचेज हैं, गोल्ड और प्लैटिनम बैच के तौर पर उनको जाना जाता है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करके जो भी जानकारियां हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, ये जानकारी होगी आपको। यहां पर अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मागा और मीगा विजन की बात कही जा रही है। क्यों ये बातें की जा रही हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा पहले एक बार देख लेते हैं। हम सभी को पता है दोस्तों कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो फिर जो ये मागा था, मागा का मतलब उन्होंने क्या बताया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं इसे अंग्रेजी में ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे हिंदी में देवनागरी में भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में ये बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ना, इसलिए इसको अंग्रेजी में ही लिख देते हैं। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर जो मीगा का एक नया मामला निकल कर सामने आ रहा है वो क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जब उन्होंने संबोधन भाषण दिया भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, आपने हमेशा मागा की बात कही है, यानी कि आपने हमेशा अमेरिकी हित को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के लिए अमेरिकी फर्स्ट को तवज्जो दिया है। ठीक उसी प्रकार से हम भी कम नहीं हैं और हम भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात करते हैं। तो इसीलिए इसे MIGA कहना अनुचित नहीं है। मेक इंडिया ग्रेट
अगेन। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित भारत @2047। 2047 तक हमारा यह सपना है, हम भारतवासियों का सपना है कि हमारा देश विकासशील से विकसित भारत में तब्दील हो जाए। और इसके लिए एक दिन का खेल नहीं चलेगा, इसके लिए एक दिन की एफर्ट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए लगातार सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है, संपूर्ण भारत को प्रयास करने की ज़रूरत है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि देखिए, यदि अमेरिका और भारत दोनों अपने मैत्रीपूर्ण सहयोग को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमें मागा और मीगा दोनों को कंबाइंड तरीके से लेकर के चलने की आवश्यकता है, कंपोजिट तरीके से लेकर के चलने की आवश्यकता है। और इससे क्या होगा? इससे होगा मेगा जो प्रॉस्पेरिटी है पूरी जनता की, पूरे हम दोनों देशों के जो लोग हैं उनकी, उसको और अधिक तवज्जो दिया जा सकता है। और इसके लिए हमारी साझेदारी बहुत अधिक भूमिका निभा सकती है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी को हम तवज्जो देते हैं। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। ये जो बातें हैं दोस्तों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ मागा है, मीगा है, हम इन दोनों को मिला दिए हैं और हम कह रहे हैं कि मेगा पार्टनरशिप हो। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ विभिन्न स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा दें, सहयोग करें और दोनों ही एक दूसरे को और बेहतर तरीके से उन्नत करने में आगे बढ़ें, प्रोत्साहन दें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो अलग अलग वार्ताएं की गई हैं वो समझना जरूरी है। केवल कह देने से बातें नहीं बनेंगी, दरअसल बातें बनेंगी इन सभी का सही तरीके से क्रियान्वयन करने से। और इसी के कंटेक्स्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक मामले में, तब हम लोग बातचीत करेंगे रक्षा और सुरक्षा के मामले में, और तब हम लोग बातचीत करेंगे रणनीतिक मामले में। ठीक है जी। अब आर्थिक मामले में क्या कुछ कहा गया है? आर्थिक मामलों को हम लोग दो डायमेंशन से समझ सकते हैं, व्यापार और ऊर्जा। देखो, वर्तमान की यदि हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 129.2 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जा रहा है। 2024 का डाटा तो यही कहता है। ठीक है जी। लेकिन वर्तमान में जो बातचीत की गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि 2030 तक जो हमारा व्यापार हो वो बढ़ करके 500 बिलियन डॉलर का हो जाए। क्लियर है? तो वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में 129.2 बिलियन डॉलर, इसको डॉलर को मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है ना। 129.2 बिलियन डॉलर वर्तमान का व्यापार है और इसे 2030 तक बढ़ा करके हम चाहते हैं कि 500 बिलियन डॉलर कर दे भाई। 500 बिलियन डॉलर, डॉलर हो सकता है कि छिप गया होगा, मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाइएगा। 500 बिलियन डॉलर का व्यापार हो जाए और इसके लिए हमें मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ऊर्जा के संदर्भ में तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, अमेरिका का कहना है कि देखिए, हम चाहते हैं कि इस भारत के साथ हमारा व्यापारिक जो साझेदारी है ऊर्जा के स्तर पर वो और मजबूत हो, और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो तेल और गैस के स्तर पर आपूर्ति होती है भारत को, वो हमसे सबसे ज़्यादा हो। और इसी के मद्देनज़र जो ऊर्जा के स्तर पर गतिविधियां हैं उसे प्रोत्साहित की जाए और इससे हमें फ़ायदा तो होगा ही, भारत को भी फ़ायदा होगा, है ना। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तेल प्लस ऊर्जा के स्तर पर अमेरिका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनना चाहता है। ठीक है ना। यूएसए की कवायद। ठीक है साहब। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं
अन्य कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के, तो उसमें है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा के परिस्पेक्टिव में भारत और अमेरिका के बीच में ये कहा जा रहा है कि भारत में अमेरिकी डिजाइन आधारित नाभिकीय रिएक्टर बनाने को लेकर के हम तैयार हैं। हम इसमें कहीं भी किसी भी लेवल पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारी जो वस्तु स्थितियां हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अगला एक महत्वपूर्ण एंगल है रक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर, वो हमें समझने की आवश्यकता है कि भाई कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट को हम बढ़ावा दें। अब ये कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट क्या है, ये टर्म्स क्या हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जो कॉम्पैक्ट है वो दर्शा रहा है कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, यानी कि सैन्य क्षेत्र में साझेदारी को हम महत्व दें, और साथ ही जो एक्सीलरेटेड कॉमर्स है, यानी कि व्यापार और वाणिज्य के स्तर पर जो प्रगति है उसे और बढ़ावा दें, और साथ ही तकनीक के स्तर पर भी हम एक दूसरे का सहयोग करें। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर कॉम्पैक्ट को लेकर के सहमति बनी है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रस्ट है, इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हम एक दूसरे के साथ जो हमारा संबंध है इसे रूपांतरित करें, और इसे रूपांतरित करने के लिए रणनीतिक प्रौद्योगिकी के स्तर पर सहयोग करने की दरकार है। और इसीलिए जो ट्रस्ट है ये दर्शा रहा है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, है ना। और इसी के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम दोनों आपसी सहयोग को और मजबूत से मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएं। इसके अलावा और क्या गतिविधियां निकलकर सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग है उसको लेकर के हम 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। इसके अलावा जो 26/11 यानी कि 26/11 2008 में जिस तरीके से मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और उसके आरोपियों में से एक व्यक्ति है तहव्वुर राना, उसके प्रत्यर्पण को लेकर के लगातार बातचीत की जा रही थी। अब जाकर के उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अमेरिका ने कह दिया है कि आप तहव्वुर राना को ले जाइए और इसके संदर्भ में जो भी आपके यहाँ कार्रवाई की जा सकती है वो कीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये रक्षा और सहयोग को लेकर के, रक्षा और सुरक्षा के अंतर्गत सहयोग को लेकर के अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि हम भारत को जो हमारे यहाँ का 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है F-35, ये भी हम भारत को देने को तैयार हैं। हमें इसमें भी कोई गुरेज नहीं है और हम चाहते हैं कि इस मामले में भी भारत के साथ हमारा जो सहयोग है वो और बेहतर से बेहतर हो। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में भारत के पास में फ्रांस के द्वारा दिया गया जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो 4.5 जनरेशन का माना जाता है और ये जो F-35 एयरक्राफ्ट है ये 5th जनरेशन का माना जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो बेंगलुरु में एक एयर शो हुआ था उसमें भी इसकी भूमिका देखी गई थी, है ना। तो ये सारी जो स्थितियां हैं दोस्तों ये क्या दर्शा रही हैं, यही तो दर्शा रहे हैं ना कि भारत और अमेरिका विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे के साथ जो सहयोग है उसे और बेहतर करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा जो लास्ट एंगल है उसे हम लोग समझने की कोशिश करें और उस लास्ट एंगल में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक सहयोग। और यहाँ पर 2 स्तरों पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वाड और एक I2E2। ध्यान रखिएगा कि क्वाड के अंतर्गत 4 देश आते हैं। कई बार मैंने इसके बारे में बातचीत की है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस संदर्भ में दोनों देशों ने यह सहमति जताई है कि हम आगे आने वाले 6 माह के अंतर्गत इसकी बैठक का आयोजन करेंगे और नई पहलों पर बातचीत करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। इसके अलावा जो I2E2 है इसमें भी 4 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। और इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 6 माह के भीतर इसकी भी बैठक का हम लोग आयोजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से भी नई पहलों को अंजाम दिया जा सके। और निश्चित तौर पर यदि भारत को इसके माध्यम से सफलता मिलती है तो जहां एक तरफ हिंद प्रशांत वाले रीजन में भारत अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और अधिक मजबूत कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो मध्य पूर्व एशिया वाला ये रीजन है और इस रीजन में जो IMEEC की बात लगातार की जाती रही है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में ही दोस्तों आपको याद होगा कि उसी समय से इस क्षेत्र के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई।
लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मध्य पूर्व के क्षेत्र में इजराइल, ईरान, हमास आदि के बीच में तनातनी, संघर्ष, युद्ध जैसी स्थितियां देखी गई, इसको बहुत बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। और अब जाकर के जबकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग आगे बढ़ाएं और I2E2 में दोनों की उपस्थिति है, तो इसके माध्यम से एक कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि इस पार्टिकुलर क्षेत्र में शांति रहेगी तो इस कॉरिडोर के माध्यम से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो और बेहतर हो सकती है ना। और इससे निश्चित तौर पर भारत को लाभ होने की संभावना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। तो ये सारे जो पक्ष हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो एक अन्य बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है उसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है शांति से जुड़ा हुआ पक्ष। अब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कई बार ये बातें कही हैं कि हम न तो X की तरफ हैं न तो Y की तरफ हैं, हम शांति की तरफ हैं। मेरा इशारा शायद आप समझ पा रहे होंगे। जब SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक बार आयोजन किया गया था बीते 1-2 साल पहले, उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि न हम रूस के साथ हैं न हम यूक्रेन के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। और आज भी जबकि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ये स्थितियां बरकरार हैं। ऐसे में भी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में अपने संबोधन के दौरान ऐसी ही बातें दोहराई हैं कि हम चाहते हैं कि जो युद्ध की स्थिति है उसे समाप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि हम खुद न्यूट्रल नहीं हैं और हम शांति को महत्व देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम निष्क्रिय हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अशांति को बढ़ावा देते हैं। हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम शांति को बढ़ावा देते हैं और ये होना चाहिए। युद्ध की जो स्थिति है, युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, इनको समाप्त की जानी चाहिए। ठीक है जी, हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति की तरफ हैं। ये हमारे तरफ से हमेशा कहा जा रहा है और आज भी हम कहेंगे। और ऐसी ही बातें अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जी के द्वारा भी कही गई हैं। उन्होंने तो इनफैक्ट राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के दौरान भी कई बार ये बातें कही कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई को तुरंत समाप्त करवा देंगे, रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई को तुरंत समाप्त करवा देंगे। और इनफैक्ट बड़ी बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति जी से बातचीत भी की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी किया है। तो ये सारी जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं से ये स्पष्ट होता है कि भारत और अमेरिका शांति को आगे बढ़ा सकते हैं। और भारत के लिए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। भारत ने तो हमेशा शांति का समर्थन किया है, वसुधैव कुटुंबकम को महत्व दिया है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से इन अलग अलग बिंदुओं को लेकर के वार्ताएं की गई हैं, उसके संदर्भ में और क्या कुछ गतिविधियां आगे आती हैं और किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच का जो वर्तमान संबंध है इसे और बेहतर किया जा सकता है। और क्या वर्तमान में जिस तरीके से मागा और मीगा के कंटेक्स्ट में भारत के प्रधानमंत्री ने संभावनाएं जताई हैं, बेहतर स्थिति की एक अपेक्षा की है, क्या इस अपेक्षा के पूरे होने में समय लगेगा या फिर इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां रहेंगी उसके बारे में आगे आने वाले सेशंस में हम लोग नियमित तौर पर बातचीत करते रहेंगे। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण एंगल्स पर हम लोगों ने बातचीत की और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें कई सारे एंगल्स पर हम लोगों ने एक एक करके डिस्कशन किया है। निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है जी, फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से जो जीएस का पेपर है उसे कवर किया जाए, कंप्लीट किया जाए, तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 19 फरवरी से शुरू होने वाले इस खास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जो जानकारी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही ये मेरा टेलीग्राम आईडी और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल का आईडी है, आप इसके माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।